चैप्टर है जो टॉपिक है बायोलॉजी का सेल यानी कोशिका। कोशिका होता क्या बेसिकली? बायोलॉजी बायोलॉजी सेल या कोशिका। देखो कोशिका जो होती है इसमें हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती, जिसमें कोशिका के अंग इसी में होती है, छेद थैले के समान होती, झिल्ली होती जो थैले के समान होती है कोशिका। इसको थैला भी बोला जाता है, थैला थैला भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का बैग झिल्ली होती जो बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। देखिए कोशिका जो होती, कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसका जो हिंदी नाम है उसको हम साइटो पढ़ते हैं, साइटो हिंदी नाम। जो इसका जब हम बायोलॉजी का जब अध्ययन करेंगे, जो इसका कोशिका का नाम होगा उसको पढ़ेंगे साइटोलॉजी। टेक्निकल नाम जो होता है वो साइटोलॉजी होता है, साइटोलॉजी। हिंदी नाम साइटो, जब बायोलॉजिकल नाम जो होता है साइटोलॉजी होता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। जब इसका सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था स्लाइडन स्वान, प्रिंसिपल जो दिया था वो स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक थे। स्लाइडन और स्वान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिल के बना हुआ। जीवित कोशिका की खोज एंटोनिबान ने की थी। जीवित कोशिका, मरी कोशिका, जीवित कोशिका की खोज एंटोनिबान और ल्यूवेनहुक ने की थी। कोशिका की खोज, मरी कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनिबान हुक ने की थी। जो इसका प्रिंसिपल दिया था वो स्लाइडन स्वान वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि हमारा शरीर जो है छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो स्लाइडन स्वान ने हमारे सबसे छोटी कोशिका, जो सबसे छोटी कोशिका है वो माइक्रोप्लाज्मा की है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा की ओवरऑल पूरे दुनिया की सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में थी। मानव में सबसे छोटी सबसे बड़ी कोशिका, मानव में स्पर्म या
एक मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु में होती, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती ओवम यानी अंडाणु में होती, फीमेल के ओवम या अंडाणु में होती। सबसे लंबी कोशिका जो होती है, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी न्यूरॉन सेल होती है। सबसे लंबी से जो होती है न्यूरॉन सेल होती है। और सबसे अधिक विभाजन सबसे अधिक विभाजन लीवर में होता है। सबसे अधिक कोशिका का विभाजन लीवर में होता है। ओके, कोशिका का सीक्वेंस कैसा रहता है? देखिए, कोशिका से जो कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बनता है उसका सीक्वेंस कैसा रहता है? वो इस प्रकार होता है। ये हालांकि एसएससी सीपीओ के एग्जाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन। अवरोही क्वेश्चन दिया गया था, उसको अवरोही क्रम में लिखना था। जैसे हमारा सेल यानी कोशिका से मिलकर क्या बना हुआ? हमारा उत्तक यानी टिश्यू, इसको उत्तक भी बोलते हैं। उत्तक, इस उत्तक से मिलके क्या बना हुआ? हमारा अंग यानी पार्ट, जिसको अंग बोलते हैं। जैसे आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर, ये सब मिलके बने हुई है कोशिका से उत्तक से अंग से क्या बनता है? हमारा बॉडी यानी शरीर मिलके बना हुआ। कोशिका से मिलके उत्तक से मिलके अंग से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। अगर इन सब चीजों को जोड़ दिया जाए तो शरीर का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन दिया था, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था। ये सब चीजें एसएससी के सीपीओ और जो दिल्ली एसआई का एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा गया। इसको अवरोही क्रम में लिखना था। ठीक है, कोशिका के सभी अंग थैले में होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा थैला होता है, कौन कौन से उसके अंग होते हैं। फर्स्ट हमारा है कोशिका झिल्ली, जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका झिल्ली, पहला अंग कोशिकांग, कोशिका झिल्ली, जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या होता है? मेम्ब्रेन जो होता है एक झिल्ली के समान होता है। झिल्ली के समान होता है, ये थैला होता है। झिल्ली या थैला मेम्ब्रेन होता है। देखिए, कोशिका झिल्ली जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये एक समान थैले के समान होता है, जिसमें कुछ ना कुछ कोशिका के अंग होते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पहला तो आपका पादप में पाया जाता है। पादप प्लस जंतु में पाया जाता है, प्लांट में और एनिमल्स में। प्लांट प्लस एनिमल्स में पाया जाता है। यह बना होता है प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है। इसके जो कोशिका के अंग होते इसी के अंदर रहते। कोशिका के सभी अंग, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में होते हैं। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में होते हैं।
अब देखते हैं एक कोशिका के कौन कौन से अंग इसके अंदर होते हैं। तो हमारा इसके बाद आता है कोशिका भित्ति। वह कोशिका जो जंतुओं में और पादप पेड़ पौधों में पाई जाती है, जो प्रोटीन की बनी होती है, और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में होते हैं, जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी कोशिका भित्ति बोलते हैं। अब दूसरा कोशिका झिल्ली, सॉरी कोशिका झिल्ली कहते हैं, और ये कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति या सेल वॉल। यह सेल वॉल क्या करता है? यह सेल वॉल जो बना होता है, यह झिल्ली थैला होता है। कोशिका भित्ति होता है। इसके ऊपर क्या होता है? सुरक्षा के लिए एक लेयर लगी रहती है। कोशिका के ऊपर एक लेयर लगी रहती है जो कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति कहलाती है। ये सिर्फ ओनली पादप में होता है। ओनली पादप में। यह बना किसका? तो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है, बना होता है। यह सेलुलोज का बना होता है जो सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। सुरक्षा और आकार, सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। ऐसी कोशिका जो सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती, बड़े पेड़ पौधों में पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है और सुरक्षा आकार प्रदान करते, जो है सेफ्टी और इसको आकार प्रदान करते। कोशिका जो भित्ति होती, ये कोशिका झिल्ली होती, और जो उसके ऊपर से जो लेयर लगी रहती, उसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, जो सिर्फ पादप यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। देखिए अगला हमारा जो है, जिसको हम जो अब कोशिका के अंग होंगी वो इसी झिल्ली के अंदर आएंगे। कौन कौन से हैं देखते हैं। आपका पहला होगा कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम बोलते हैं सूत्र कणिका। सूत्र कणिक भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, सूत्र कणिक, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। खोज अल्टमैन ने की थी। खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। ये क्या करता? श्वसन का काम करता है। श्वसन का काम करता है और क्रेब्स बनाता है। क्रेब्स का निर्माण करता है। जो क्रेब्स होते हैं, क्रेब्स जो होते हैं 38 एटीपी के बराबर होते हैं। 38 एटीपी के बराबर होते हैं। क्रेब्स जो होते हैं वो 38 एटीपी के बराबर है। यह क्रेब्स 38 एटीपी जो होते हैं एक ग्लूकोज के बराबर होते हैं। एक ग्लूकोज के बराबर होते हैं। 38 एटीपी एक ग्लूकोज के बराबर होते हैं। ये क्या करते? आंतरिक
दीवार होते हैं, आंतरिक दीवार, जो क्या करते हैं, क्रिस्टी का निर्माण करते हैं, क्रिस्टी का निर्माण करते हैं। इस क्रिस्टी में, इसके अंदर क्रिस्टी का निर्माण करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होता है, आंतरिक दीवार होता है, इसको सेफ्टी प्रदान करता है। और जो ग्लूकोज होता है ये हमें ऊर्जा देता है, ऊर्जा बनाता है, यानी एनर्जी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, जो क्या करता है, श्वसन का कार्य करता है, जो क्रेब्स का निर्माण करता है, क्रेब्स। और यह क्रेब्स जो होते हैं 38 एटीपी होते हैं। क्रेब्स 38 एटीपी एक ग्लूकोज के बराबर होता है। जो ग्लूकोज होता है वो हमें ऊर्जा और एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा या एनर्जी प्रदान करता है। यह आंतरिक दीवार होते है। इसके अंदर एक आंतरिक दीवार होती है जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। अगला हमारा है गाल्जी बॉडी, 4th नंबर है। गाल्जी बॉडी होता है। यह गाल्जी बॉडी क्या करता है, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी, कैमिलो गाल्जी ने की थी। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। यह क्या करता है, परिवहन का काम करता है, परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। यह क्या करता है, परिवहन का काम करता है। जैसे ए पॉइंट पर कोई एनर्जी बन रही, ऊर्जा बन रही, उसको क्या ले जाने का काम किसका होता, ए से बी तक ले जाने का काम गाल्जी बॉडी का होता है। सपोज दैट ए पॉइंट पर अगर हमारी ऊर्जा बन रही है, उसको ले जाने का काम, ए से बी तक ले जाने का काम किसका होता है, गाल्जी बॉडी। ए से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, ये ले जाने का काम गाल्जी बॉडी का होता है। परिवहन करता है या ऊर्जा का परिवहन करता है। ये ठीक माइटोकॉन्ड्रिया के पास में रहता है। अगला हमारा है वेकल्स, 5th नंबर है वेकल्स, यानी रसधानी। रसधानी क्या करता है, यह हमारे शरीर में पानी को एकत्रित करता है, यानी वाटर जो होता है 65% वाटर स्टोर करके रखता है सिर्फ रसधानी। रसधानी वेकल्स। यह रसधानी क्या करता है, इसमें जल संग्रह का होता है, जल संग्रह होता है, जो क्या करता है, पानी को एकत्रित करता है। 65% पानी स्टोर करता है, 65% पानी स्टोर करता है। हमारे शरीर के जो रस वो होती हैं, कोशिका होती, इनके अंदर पानी रहता है। वो पानी 65% पानी रसधानी एकत्रित करती है। और अगला हमारा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, नंबर सेंट्रोसोम, यानी तारक काय। ये सॉरी वेकल्स जो है ये यहाँ पे रहता है, वेकल्स। तारक काय यानी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, यह बोबरी, इसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी, बोबरी। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका विभाजन, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल
डिवीजन, यानी इसमें कोशिका विभाजन होता, कोशिका का विभाजन करता। एक मरी हुई कोशिका की जगह दूसरी नई कोशिका जो बन जाती वो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। ये इसमें कोशिका विभाजन होता है, यानी पुनः निर्माण, पुनः निर्माण करता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। जो होता है विभाजन रहित न्यूरॉन सबसे कम, बिल्कुल ना के बराबर, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। न्यूरॉन सेल होती जो उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। इस न्यूरॉन में जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल होते, उन न्यूरॉन सेल जो होते हैं वो 90% न्यूरॉन होती है, 90% न्यूरॉन होती है, 90% न्यूरॉन सेल होती है, और 10% गिलियन सेल होती है, 10% गिलियन सेल। जैसे ब्रेन में ट्यूमर होता किस वजह से, और न्यूरॉन सेल में तो होता नहीं, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन होता नहीं। जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो उसमें कैंसर नहीं होगा। अगर सर पे तेजी से चोट लगने से, हमारे बहुत तेजी से चोट लगने से क्या होता है, न्यूरॉन सेल डैमेज होती हैं। उन डैमेज सेल जब होते तो हमारे ब्रेन का क्या होता, डेटा रिकॉर्ड जो होता डिलीट हो जाता है, जिससे फिर आदमी पागल हो जाता है, या उसका माइंड ही नहीं काम कर, डेटा डिलीट हो गया तो बैठ गया। वो डाटा अगर न्यूरॉन सेल डैमेज हो जाती हैं, ब्रेन की न्यूरॉन सेल डैमेज हो जाती हैं, तो वो वहाँ क्या सारा डेटा डिलीट हो जाता, वो फिर रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलता है। कंप्यूटर में तो हालांकि डाटा डिलीट हुआ रिसाइकल बिन से निकाल लेते हैं, लेकिन ब्रेन का डाटा डिलीट हुआ फिर वो कहीं नहीं, रिसाइकल बिन में नहीं मिलता है। इसीलिए 10% गिलियन सेल जो होती हैं, ये 10% गिलियन सेल ब्रेन को डैमेज कर देते, क्योंकि इस गिलियन सेल जो होती इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। वो सेल डिवीजन हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। जब अधिक चोट लगती है तो जो 10% गिलियन सेल होंगी उनमें क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। जब कोशिका विभाजन होगा तो हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाएंगे। अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी एज नोन एज कैंसर। इसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने, इसमें सेल डिवीजन होता है यानी पुनः निर्माण होता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर, देखते हैं क्या है। ये सेंट्रोसोम यहाँ पे होता है, सेंट्रोसोम। अगला हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है 7 नंबर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः प्रदत्त जाली, अंतः प्रदत्त जाली, अंतः प्रदत्त जाली। ये क्या करता है, इसमें आंतरिक कंकाल होता है, आंतरिक कंकाल होता है, आंतरिक कंकाल होता है जो क्या करता है, आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक सुरक्षा देता है, आंतरिक सुरक्षा देता है और वसा का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। देखिए अंतः प्रदत्त जाली जो होती है उसमें क्या होता है, आंतरिक कंकाल होता है। जो हमारा सेल है यानी कोशिका है, उस कोशिका के अंदर ताकि कोशिका दबे ना, चपके ना, इसलिए उसमें आंतरिक कंकाल होता है, जाली नुमा उसमें
कंकाल बना रहता है, जो क्या करता है, सुरक्षा करता है। इस सेल की जो सेल है इसकी सुरक्षा करता है। उस सुरक्षा में जो क्या करता है, वसा का निर्माण करता है। अंतः प्रदत्त जाली जो होती है वह वसा का निर्माण करती है, और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। वसा बनता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है। एक रफ होता है, रफ, दूसरा होता है स्मूथ। स्मूथ, एक रफ होता है, एक स्मूथ एरिया होता है। ये क्या होता है, स्मूथ एरिया होता है। स्मूथ एरिया, ये एरिया जो होता है रफ होता है। ये एरिया रफ होता है। इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल जो होते हैं, इन पार्टिकल में क्या होता है, राइबोसोम होता है। इन पार्टिकल में राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसके अंदर राइबोसोम होते हैं, जो ये दो प्रकार से होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर भी बोलते हैं, ईआर भी बोलते हैं। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा स्मूथ एरिया होता है, दूसरा होता है रफ एरिया। रफ एरिया में जो होता है पार्टिकल होते हैं, उसमें क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ईआर, इसको ईआर भी बोला जाता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदत्त जाली। ये जो होता है ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा था राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, 8 नंबर, राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम होते हैं। इस राइबोसोम की खोज पैलाइडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। पैलाइडे नामक वैज्ञानिक ने की थी खोज, पैलाइडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सेंडिमेंटेशन होता है, सेंडिमेंटेशन, एक सेंडिमेंटेशन होता है, दूसरा होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ये एक होता 70s जो छोटा होता है, एक होता 80s जो बड़ा होता है। ये 70s क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक होता है। दूसरा होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होता है। राइबोसोम जो होता है इसकी खोज पैलाइडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री इसको बोला जाता है। ये दो प्रकार का होता है, सेंडिमेंटेशन होता है जो होता है 70s, ये छोटा होता है। ये प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है जो वो उसमें बिना माइक्रोस्कोप के जरिए उसको नहीं देखते, वो इतना सूक्ष्म यानी छोटा होता है जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं देख सकते। और दूसरा कोफिशिएंट होता है जो 80s होता है, 80s बड़ा होता है जो यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक को हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं, यह बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है, क्योंकि इसको हम यूकैरियोटिक खुली आंखों से भी देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के भी इसको यूकैरियोटिक को देखा जा सकता है। जो राइबोसोम होता है वो यहाँ पे होता है,
नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसको ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। ये क्या करता है, कंट्रोलर की तरह काम करता है, कंट्रोलर की तरह काम करता है। इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। वो क्रोमोसोम क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए आरएनए होते हैं। क्या होता है, डीएनए जो होता है, डीएनए होता है 10% होता है, और प्रोटीन जो होता है 80% होता है। प्रोटीन 80% होता है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन ऑफ सेल यानी जो कंट्रोलर होता है, ब्रेन सेल का एक ब्रेन होता है, जैसे माइंड होता है हमारे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, उसी तरीके से इन कोशिका के जो कोशिका के जो जितने भी अंग हैं, इसको कंट्रोल करके न्यूक्लियस रखता है यानी केंद्रक रखता है। इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। जब क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम, जहां क्रोमोसोम होंगे वहां डीएनए होगा, जब डीएनए होगा तो आरएनए भी होगा, आरएनए होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा। इसके अंदर डीएनए 10% होता, प्रोटीन 80% होता। ये न्यूक्लियस, ये यहाँ पे रहता है न्यूक्लियस। देखिए केंद्रक जो है रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी, ब्रेन ऑफ सेल, इसको ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है। कंट्रोलर की तरह काम करता है। इसको सभी कोशिका के अंग जो होते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। इसमें क्रोमोसोम होते हैं। जब क्रोमोसोम होंगे वहां पर डीएनए होगा, जब डीएनए होगा तो आरएनए होगा। इसमें डीएनए 10% होता, प्रोटीन 80% होता। यह क्या करता, इसमें न्यूक्लियस बोले जो है, न्यूक्लियस क्या करेगा, सबको गाइड करेगा या कंट्रोल करके रखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया से बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया आप ऊर्जा बनाओ। वो जब ऊर्जा बनेगा तो ऊर्जा को ले जाने के लिए किसका काम होगा, गोल्जी बॉडी क्या करेगा, परिवहन का काम करेगा। ऊर्जा को ले जाने का काम करेगा, परिवहन का काम करेगा गोल्जी बॉडी। इस वेकस जो होगा वो पानी को स्टोर करके रखेगा। जब पानी को स्टोर करके रखे उसके बाद आपका न्यूक्लियस को में जो होगा सेंट्रोसोम क्या करेगा, सेल डिवीजन होगा। जो कोशिका क्षतिग्रस्त होती वह स्वतः ठीक, एग्जाम में पूछा जाता वह कौन सी कोशिका होती जो अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती, तो लीवर होता। सेंट्रोसोम क्या करेगा, सेल डिवीजन होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा, वसा का निर्माण करेगा। राइबोसोम होता है, प्रोटीन बनाता है। न्यूक्लियस इन सब चीजों को कंट्रोल करके रखता है। अगला हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम या हम इसको लाइसोसोम बोला जाता है। लाइसोसोम लाइसोसोम इसकी खोज डी डुबे ने किया था। डी डुबे नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। डी डुबे, इस लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके अंदर क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होते हैं। जल अपघटक एंजाइम
इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं, इसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी बोलते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कोशिका पाचन, जिसको हम कोशिका पाचन भी बोलते हैं, कोशिका पाचन, कोशिका पाचन होता है। इसको हम सुसाइड बैग भी बोला जाता है, सुसाइड बैग, सुसाइड बैग, सुसाइड बैग भी बोला जाता है। इसमें सुसाइड बैग होता है जिसमें आरबीसी होता है, आरबीसी होता है। जो आरबीसी होता उसमें लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम, इस आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। उस आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता। देखिए, इस लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी। इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं, जल अपघटक एंजाइम होते हैं, जो इसको हम इंग्लिश में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोला जाता है। कोशिका पाचन होता है, इसमें कोशिका का पाचन होता है। जो मरी हुई कोशिका जो नष्ट हो जाती है, उस कोशिका के अंदर लाइसोसोम जो होता है, जल अपघटक एंजाइम जो डाला जाता है, उससे क्या होता है, कोशिका नष्ट होकर सफाई साफ होकर बाहर निकल जाती है, यानी ड्रेन आउट कर हो जाता है। इसको सुसाइड बैग बोला जाता है। इसमें आरबीसी होता है, जो आरबीसी होता उसके अंदर लाइसोसोम एंजाइम नहीं होते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इसमें आरबीसी ये लाइसोसोम होता है यहाँ पे। जब कोशिका के सभी अंग, ये कोशिका के जितने भी अंग हैं, ये काम करना बंद कर देते, यानी नष्ट कोशिकाएं हो जाती, तब उसमें लाइसोसोम क्या करता, अपने आप को नष्ट कर देता, ताकि ये सारी कोशिकाओं को सफाई यानी पाचन करके बाहर निकाल देता है लाइसोसोम। इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग, यानी आत्महत्या की थैली बोला जाता है इस लाइसोसोम एंजाइम को। इसमें आपका नेक्स्ट है जीव द्रव्य। जब ये लाइसोसोम एंजाइम है, जब ये सारे एंजाइम है, इन एंजाइम के अंदर जो सेल है, इसके अंदर जो ये अंग है, कोशिका के अंग, जब ये कोशिका के अंग इसमें रहेंगे, लिक्विड नहीं रहेगा, तब ये आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे। जब उनमें लड़ेंगे, मोमेंट होगा, जब इनके अंदर मोमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या करेगा, सेल डिवीजन होना शुरू कर देगा। जब सेल डिवीजन होगा तो वहां पे दिक्कत आएगी, तो उसमें क्या होगा, कोशिका नष्ट होना, कुछ कोशिकाएं मरेंगी, कुछ नहीं बनेगी। इसीलिए तो कोशिका लड़े ना आपस में, कोई उसमें मोमेंट ना हो, इसलिए इसमें एक रंगहीन लिक्विड भरा रहता है। जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है, जो जीव द्रव्य, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म की खोज पुलकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी, पुलकिंजे, इसकी खोज पुलकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह रंगहीन होता है, रंगहीन द्रव्य। इसके यह जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, रंगहीन द्रव्य होता है। यह 2 प्रकार का होता है, प्रोटोप्लाज्म 2 प्रकार का होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है आपका केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लिक प्लाज्म, न्यूक्लिक प्लाज्म। यह 2 प्रकार का होता है, एक कोशिका द्रव्य होता है, एक केंद्रिका द्रव्य होता है।
ये कोशिका के अंदर होता है, जिसमें ये जो एरिया होता है न्यूक्लिक द्रव्य जिसको बोलता है केंद्रिका द्रव्य, ये अंदर जो होता है इनर होता है, और जो होता है ये बाहर जो होता है ये कोशिका द्रव्य होता है, जो आउटर में होता है ये कोशिका द्रव्य होता है। जीव द्रव्य जो होता है वो दो प्रकार का होता है, केंद्रिका द्रव्य होता है, दूसरा कोशिका द्रव्य होता है, यानी साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लिक प्लाज्म होता है। न्यूक्लिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसको हम केंद्रिका द्रव्य यानी न्यूक्लिक प्लाज्म बोलते हैं। जो बाहर न्यूक्लियस केंद्रक के बाहर जो होता है उसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ये एरिया जो है, ये जो रंगहीन लिक्विड द्रव भरा होता है इसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर जो होता है इसको केंद्रिका द्रव्य बोला जाता है, केंद्रिका द्रव्य। इसमें जो रंगहीन द्रव्य भरा होता है उस द्रव्य क्या करता है, इन सब चीजों को सटा के एकदम से चपका के रखता, जाम करके रखता, जिससे इनमें मूवमेंट नहीं होता। जब मूवमेंट नहीं होगा तो उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा, जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो लाइसोसोम एंजाइम जो होते हैं, अब जल अपघटक एंजाइम, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए इसमें रंगहीन द्रव्य भरा होता है। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।